मौलिक अधिकार का मतलब है कि वे अधिकार जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक हो, चहुमुखी विकास यानी कि उसका बौद्धिक विकास, भौतिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, यह विकास के लिए जो व्यक्ति को अधिकार चाहिए होते हैं, उनकी व्यवस्था संविधान में की गई है। इसका मतलब यह है कि अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कहीं से भी क्षति पहुंचती है तो वह इनके विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध न्यायालय में जा सकता है, वह हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत वह संवैधानिक उपचारों का उसको अधिकार मिला हुआ है। वह किसी भी अपने मौलिक अधिकार की हानि पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके मौलिक अधिकारों को दिलवाने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। तो इसके बारे में भी अलग से बात करेंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है और किस रिट का क्या मतलब होता है, इसके बारे में भी एक अलग से सेशन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बताया आपको कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा मैंने बात बताई आपको कि भारत का संविधान बहुत सारे देशों से, विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान है। तीसरा मैंने बताया आपको कि भारत का संविधान लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। कुछ संविधान संशोधन आसानी से किए जा सकते हैं, कुछ संविधान संशोधन को करने के लिए विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि भारत का संविधान एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ में संघीय व्यवस्था का निर्माण करता है। फिर हमारे यहाँ शासन की जो प्रणाली है वह संसदीय प्रणाली है। हालांकि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है। आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि भारत में संसदीय प्रणाली है, ऑप्शन में दे दे कि प्रस्तावना में, फिर कुछ अनुच्छेदों का दे दे या फिर भाग का दे दे कि इस भाग में, तो कहीं भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हम संविधान को पढ़ते हैं और जिस तरीके से जो है संविधान का निचोड़ निकल के आता है, हमें लगता है कि हमारे यहाँ ब्रिटेन जैसी व्यवस्था है। ब्रिटेन में हालांकि गणतांत्रिक राजतंत्रात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ गणतंत्र प्लस लोकतंत्र है। गणतंत्र प्लस लोकतंत्र और राजतंत्र प्लस लोकतंत्र में क्या अंतर होता है कि लोकतंत्र का मतलब है कि यहाँ बहुमत की सरकार है, तो दोनों में लोकतंत्र है। लेकिन गणतंत्र और राजतंत्र में यह अंतर है कि संवैधानिक प्रमुख जो देश का होता है वह वंशवाद से चलता है, अर्थात आनुवांशिक जो है या फिर उत्तराधिकार का जो है सिद्धांत पे काम करता है राजतंत्र में। और जबकि गणतंत्र में क्या होता है कि निर्वाचित व्यक्ति को देश का संवैधानिक प्रमुख बनाया जाता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उत्तराधिकार की व्यवस्था नहीं है, वंशानुगत व्यवस्था नहीं है। जबकि ब्रिटेन में यह वंशानुगत है, इसलिए ब्रिटेन गणतंत्र प्लस लोकतंत्र है, ब्रिटेन राजतंत्र प्लस लोकतंत्र है और भारत गणतंत्र प्लस लोकतंत्र है। इसके बाद में हमने बात करी थी, तो संसदीय प्रणाली के बाद में हमने भारत में बात करी कि एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि भारत संसदीय संप्रभुता के साथ में न्यायिक सर्वोच्चता है। ये सारी हमने बात करी। इसके बाद में मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व भारत में आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निदेशक सिद्धांत जो भारतीय सरकार को जो है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में एक असमानता यह है कि मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जबकि नीति निदेशक तत्वों को लागू करवाने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट की शरण या फिर हाई कोर्ट की शरण नहीं ले सकता। ये इसलिए कि जब जब राज्य की स्थिति जिस तरीके से सुधरती जाएगी, राज्य से आशा की गई है कि वह ऑटोमेटिक नीति निदेशक सिद्धांतों की पालना करता हुआ चला जाएगा। अर्थात नीति निदेशक तत्वों का जो वास्तविक लक्ष्य है वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो इसके बाद में हम बात करें तो मूल कर्तव्य संविधान में कहां से जोड़े गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को संविधान में लागू किया गया है। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक को उसके देश के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए उनको उनके बारे में समझाता है, और भारत के प्रत्येक नागरिक से संविधान में यह आशा की गई है कि प्रत्येक नागरिक जो 11 कर्तव्य है उनका पालन करेगा। तो यह व्यवस्था। इसके बाद में भारतीय संविधान की एक और विशेषता की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था 1989 से पहले 21 वर्ष से ऊपर या 21 वर्ष या उससे ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है मताधिकार का प्रयोग करने की शक्ति दी गई है। 1989 में इसमें संशोधन करते हुए, और यह 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में 21 की बजाय 18 वर्ष की उम्र, अर्थात 18 या 18 से ऊपर का प्रत्येक नागरिक भारत का जो है सरकार को चुनने में अपने मत का प्रयोग कर सकता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है हमारे संविधान में। आपातकालीन प्रावधान है, अर्थात देश की एकता, अखंडता, देश की संप्रभुता, देश की स्वतंत्रता पे अगर कोई खतरा उत्पन्न होता है, यहाँ 2 प्रकार से, बाहरी युद्ध के कारण या फिर सशस्त्र विद्रोह है,
अगर देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए आपस में दो वर्गों के बीच में, या फिर बाहर से कोई आक्रमण हो जाए, तो इस आधार पे देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में राज्य की सरकारें जो है निलंबित हो जाती है, भंग हो जाती है, और केंद्र सरकार के हाथ में सारी शक्तियां आ जाती है। केंद्र की सरकार ही पूरे जो है देश को चलाती है। इसी को हम आपातकाल प्रावधान कहते हैं। आपातकाल 3 प्रकार का होता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 353 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। आपातकाल वाला जो प्रावधान है वो 18वें भाग में है, और इसको 352 से लेकर 360 अनुच्छेद तक अलग से हम एक सेशन के दौरान पढ़ेंगे। तो यहाँ आपातकालीन प्रावधान के अलावा बात करें तो स्वतंत्र कुछ निकाय हैं, जैसे निर्वाचन आयोग, अर्थात सरकार को निर्वाचित करने के लिए सरकार खुद को खुद निर्वाचित नहीं करती है। सरकार किस तरीके से भारत में निर्वाचित हो, इसके लिए एक संस्था काम करती है, और उस संस्था की स्वतंत्रताएं हैं कुछ, जो उसका अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई है ताकि वो निष्पक्ष चुनाव करवा सके और भारत में सरकारों का निर्माण कर सके। तो इसलिए हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग अधिकारियों को नियुक्ति देने, अधिकारियों को जो है सेलेक्ट करने के लिए या चयन करने के लिए एक संस्था है। यूपीएससी और आरपीएससी लोक सेवा आयोगों की जो है व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बहुत सारे आयोग है, जैसे मानवाधिकार आयोग है, और जो है, हालांकि मानवाधिकार आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके अलावा जो बात करें तो हम बहुत सहकारिता का जो सिद्धांत है हमारे यहाँ संविधान में झलकता है, तो बहुत सारी विशेषताएं हैं संविधान की जो हमारे संविधान को एक अलग पहचान दिलाती हैं। तो इसी के साथ में जो है अलग अलग टॉपिक्स में बांट के इनको पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन से टॉपिक को हम जो है पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।